नमस्कार, आप सभी का स्वागत कृषि दर्शन में। मैं हूं मुकुल शर्मा। कृषि दर्शन कार्यक्रम में लगातार आपके लिए नई नई जानकारी हम लेकर आते हैं। आपको बताते हैं किस तरीके से अब हमारे जो किसान हैं उनका रुझान बढ़ रहा है प्राकृतिक खेती की तरफ और उसके साथ साथ आधुनिक खेती की तरफ। आज के कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो आज आपको खासतौर से विज्ञान और किसान में हम आपको जानकारी देंगे कैसे शहद उत्पादन करके हमारे जो किसान हैं अपनी आमदनी में इजाफा कर रहे हैं। साथ ही कृषि स्टार्टअप में आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसे सफल और प्रगतिशील किसान से जो लगातार आधुनिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं तकनीक को अपनाकर। और आखिर में यानी फार्मिंग इंडिया में आज आपको हम जानकारी देंगे परंपरागत कृषि विकास योजना और इसके साथ ही प्राकृतिक खेती के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। किसान बहनों भाइयों, आइए सबसे पहले नजर डालते हैं विज्ञान और किसान में आज आपके लिए क्या है खास। हम सभी जानते हैं ना सिर्फ फसल उत्पादन बल्कि इसके साथ साथ ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसके साथ हमारे किसान क्या कुछ दूसरे क्षेत्रों में कर रहे हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए मधुमक्खी पालन, जिसके जरिए आप अच्छे से शहद उत्पादन कर सकते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो बड़ी संख्या में हमारे जो मधुमक्खी पालक हैं वो शहद उत्पादन से जुड़े हुए हैं, नई नई तकनीकें अपना रहे हैं और ख़ासतौर से अब तो बड़े पैमाने पर शहद का निर्यात भी होने लगा है। इसके ज़रिए कैसे आप अपने मुनाफे की मिठास को बढ़ा सकते हैं, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। शहद को धरती का अमृत कहा जाता है। दुनिया भर में 9,92,000 टन के आसपास शहद का उत्पादन हो रहा है। भारत में करीब 33,425 टन शहद हर साल निकल आता है। शहद अपने आप संपूर्ण भोजन है। इसमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 70 से 80% होती है। इसके अलावा ग्लूकोज, सुक्रोज और फ्रक्टोज भी पाया जाता है। प्रोटीन भी 1-2% है, जिसमें 18 तरह के अमीनो एसिड हैं। ये अमीनो एसिड शरीर में ऊतकों का निर्माण करते हैं और हमें स्वस्थ बनाते हैं। शहद में पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और आयरन जैसे 11 तरह के मिनरल भी पाए जाते हैं। यही वजह है कि 80% शहद दवा के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। कॉस्मेटिक और कन्फेक्शनरी में भी इसका उपयोग तेजी से बढ़ा है। मधुमक्खियां फूलों पर मंडराकर शहद चुनती हैं। एक फूल से दूसरे फूल तक जाने की वजह से फसल में परागण की क्रिया तेज हो जाती है, जिससे किसान को ज्यादा फसल मिलती है। अशोक भाई पटेल का गांव गुजरात के नवसारी जिले में पड़ता है। इनके पास 10 एकड़ जमीन है, जिस पर ये गन्ना, आम, चीकू और सब्जी की खेती करते हैं। फिर घरेलू इस्तेमाल के लिए इन्होंने मधुमक्खी पालन का काम शुरू किया और एक बक्सा अपने खेतों में रख लिया। धीरे धीरे इन्होंने मधुमक्खी पालन को व्यावसायिक रूप देना शुरू किया और आज इनके पास 600 बक्से हो गए हैं, जिनसे 12,000 किलो तक शहद मिल जाता है। एक ही जगह पर साल भर फूल मिलना मुमकिन नहीं है, इसलिए किसानों को बक्से लेकर एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अशोक 5 साल से शहद उत्पादन कर रहे हैं। ये इस काम में इतने माहिर हो चुके हैं कि दूसरे किसान प्रशिक्षण के लिए इनके पास आते हैं। यही वजह है कि उन्हें कई तरह के पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है। एक पुरस्कार तो मोदी जी के हाथों से ही मिला है। ये उस समय की बात है जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। अगर आप कम मेहनत में कमाई बढ़ाना चाहते हैं तो मधुमक्खी पालन अच्छा विकल्प साबित हो सकता है। तो जाना आपने कैसे आपको मुनाफे की जो मिठास है वो और भी ज़्यादा बेहतर लग सकती है, आप उसको और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ना सिर्फ शहद उत्पादन बल्कि मधुमक्खी पालन करके और भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप आगे बढ़ सकते हैं। अब आइए कार्यक्रम में हम भी आगे बढ़ते हैं। फिलहाल कृषि दर्शन में यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप में एक सफल और प्रगतिशील किसान की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में
भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। अब आइए देखते हैं कृषि स्टार्टअप में क्या है खास। किसान बहनों भाइयों, कृषि स्टार्टअप में लगातार आपकी मुलाकात हम कराते हैं सफल और प्रगतिशील किसानों से। आज भी एक ऐसे ही किसान हैं जिनकी मुलाकात आपसे हम कराने जा रहे हैं। इनका नाम है सुरेंद्र कांत और खासतौर से सुरेंद्र जी की अगर बात की जाए तो ये ना सिर्फ आधुनिक कृषि को बढ़ावा दे रहे हैं, बल्कि कैसे कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी और तकनीकी जो विकास हुआ है उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही दूसरे किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन रहे हैं। आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। सुरेंद्र कांत फरीदाबाद के एक छोटे से गांव मोहना में रहने वाले एक सफल किसान हैं। इन्होंने BA तक पढ़ाई की है, साथ ही इनके परिवार के लोग भी ज्यादातर ग्रेजुएट और सर्विस में हैं। खेती में आना इनकी पहली पसंद थी। अपने खेत होने के कारण इन्होंने पढ़े लिखे होने के बावजूद वर्ष 2000 में खेती को आधुनिक तरीके से करने का रास्ता चुना। सुरेंद्र कांत दूसरे किसानों की तरह परंपरागत ढंग से खेती करने के पक्षधर नहीं थे। इन्होंने नई तकनीकों को अपनाकर गन्ने की खेती करनी शुरू कर दी। सुरेंद्र कांत ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के गन्ना प्रजनन संस्थान उच्चानी करनाल से प्रशिक्षण प्राप्त किया। वैज्ञानिकों की देखरेख में सुरेंद्र कांत ने अपने फार्म पर गन्ने की उन्नत किस्मों का उत्पादन कर स्थानीय किसानों को भी इसके लिए प्रेरित किया। इनके पास 35 एकड़ जमीन है, जिनमें से 15 एकड़ में वे गन्ने की खेती करते हैं। सुरेंद्र कांत को अपने एक मित्र के साथ IIT दिल्ली के लैब को देखने का मौका मिला। बातचीत के दौरान उन्होंने वैज्ञानिक तरीकों का ज्ञान प्राप्त किया और उन्हें ये भी पता चला कि खेती में इसका क्या फायदा है। इसके अलावा इनके गुरु ने सुरेंद्र कांत को गन्ने की फसल के साथ दूसरी फसलों की खेती करने की भी सलाह दी।
सलाह मानकर सुरेंद्रकांत ने गन्ने के साथ सरसों की फसल लगाई, जिससे उन्हें काफी फायदा हुआ। इस तरह पशुओं को चारा भी मिला और इनकी आमदनी भी बढ़ गई। परंपरागत ढंग से खेती करने के बजाय आधुनिक तकनीक से खेती कर इन्होंने 70% बीज और 50% पानी की बचत की। आधुनिक तकनीकों को अपनाकर सुरेंद्रकांत ने अपनी आय अन्य किसानों के मुकाबले 20 से 30% तक की बढ़ा ली। दूसरे किसानों को साथ लेकर चलने के लिए और नई नई तकनीकों को जानने के लिए सुरेंद्रकांत ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। शुगर केन ग्रोवर्स ऑफ इंडिया के नाम से बने पेज के वे एडमिन भी हैं, जहां देश के ही नहीं बल्कि विदेशों के भी टॉप गन्ना उत्पादक जुड़े हैं। नई तकनीकों की सारी जानकारियां इस पर उपलब्ध हो जाती हैं। इन जानकारियों को एक दूसरे से शेयर कर गन्ना उत्पादक लाभान्वित हो रहे हैं। सुरेंद्रकांत ने स्थानीय किसानों के साथ भी नई तकनीकों के बारे में जानकारी दी। सुरेंद्रकांत ने गन्ना फसल उत्पादन के लिए नई तकनीक एक आंख वाली बिजाई को अपनाकर अपने खेत में 600 क्विंटल प्रति एकड़ तक उपज हासिल की है। मल्टी क्रॉपिंग कर कृषि वानिकी के क्षेत्र में किए गए प्रयोगों के कारण सुरेंद्रकांत को स्थानीय स्तर पर मान्यता तो मिली ही है, साथ ही उन्हें अनेक पुरस्कारों से भी नवाजा गया है। उन्हें नवोमेशी किसान पुरस्कार, गुजरात में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक कृषि सम्मेलन में प्रतिभागिता प्रमाण पत्र और शुगर मिल पलवल द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। इस तरह वह अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। तो जाना आपने कितना महत्वपूर्ण हो जाता है कृषि क्षेत्र का विकास और विस्तार तकनीक के सहारे। फिलहाल कृषि दर्शन में वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया में प्राकृतिक खेती की। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી ખેતી કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत
धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान, प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत कृषि दर्शन में। आइए आगे बढ़ते हैं और नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर। किसान बहनों भाइयों, हम सभी जानते हैं किस तरीके से सरकार प्रयास कर रही है किसानों की लागत को कम किया जा सके और उनके मुनाफे को बढ़ाया जा सके। इसी के लिए अलग अलग योजनाएं भी चल रही हैं। इन्हीं में अगर हम बात करें परंपरागत कृषि विकास योजना की, किस तरीके से ये योजना हमारे किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो रही है, आइए जानते हैं। बढ़ती खाद्य मांग की पूर्ति करने के लिए किसानों ने फसल उत्पादन में रासायनिक खाद का इस्तेमाल शुरू कर दिया। मुनाफे में इजाफा देख किसान रसायनों पर निर्भर रहने लगे, लेकिन जल्द ही रसायनों के बढ़ते प्रयोग ने जहां मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को कमजोर किया है, वहीं वातावरण को भी प्रदूषित किया है। इससे उत्पादन में कमी आने लगी, वहीं लोगों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ने लगा। यही कारण है कि किसान अब वापस जैविक खेती की तरफ रुख करने लगे हैं। जैविक खेती के तहत प्रकृति और पर्यावरण में संतुलन रखते हुए खेती की जाती है। इसे बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार 2015-16 से परंपरागत कृषि विकास योजना शुरू की। ये योजना वास्तव में जैविक खेती के लिए जागरूकता लाने का काम कर रही है। ये ऐसी योजना है जो फसल की पैदावार से लेकर उसकी मार्केटिंग तक हर पहलू पर नजर रखती है। जैविक किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रसंस्करण, पैकिंग, विपणन सहित कटाई के बाद प्रबंधन सहायता को इस योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। इसमें किसानों को 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर वित्तीय सहायता दी जाती है। ये सहायता 3 साल के लिए दी जाती है, जिसमें से 31,000 रुपए यानी 62% इनपुट सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। इसमें जैव उर्वरक, जैव कीटनाशक, जैविक खाद, वर्मी कंपोस्ट, वानस्पतिक अर्क शामिल है। ये खुशी की बात है कि इसके प्रति किसानों में रुचि बढ़ रही है। आंकड़े बताते हैं कि 2015-16 से अब तक 4,425 हेक्टेयर क्षेत्र में 11,000 किसानों को लाभान्वित करने वाले 220 समूहों के लिए असम को कुल 29 करोड़ 59 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। सरकार ने 2020-21 से बड़े पारंपरिक जैविक क्षेत्रों जैसे पहाड़ियों, द्वीपों, जनजातीय या रेगिस्तानी बेल्ट को प्रमाणित करने के लिए बड़ा क्षेत्र प्रमाणन कार्यक्रम शुरू किया है, जिसमें जीएमओ और कृषि रासायनिक उपयोग का कोई पिछला इतिहास नहीं है। पूरी प्रमाणन प्रक्रिया 3 से 6 महीने में पूरी हो जाती है। ये रूपांतरण अवधि को 2 से 3 वर्षों से कुछ महीनों तक कम कर देता है और किसानों को प्रीमियम कीमतों पर अपनी उपज का विपणन करने की अनुमति देता है। इस तरह सरकार अपनी ओर से हर संभव प्रयास में जुटी हुई है। वहीं किसानों की भी जिम्मेदारी है कि वो खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों का उपयोग न करें, बल्कि खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम से पौधों को पोषक तत्व पर जोर दें। जब हम बात करते हैं किसान की लागत को कम करने के लिए, इसके लिए प्राकृतिक खेती जो है एक बेहद ही कारगर विकल्प है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरीके से सरकार अब प्रयास कर रही है कि किसानों को रसायन मुक्त खेती की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। और आवश्यकता भी यही है, क्योंकि लगातार हमारी जो मृदा है, माटी है, वो बहुत ज़्यादा प्रदूषित हो चुकी है रसायन के कारण, जिस वजह से ना सिर्फ जो उपज है वो कम हो चली है, बल्कि गुणवत्ता भी बेहद कम हो चुकी है। और अर्थवेद में तो इस बात का जिक्र भी किया गया है कि जो धरती है वो माँ समान है और हम संतान हैं, तभी तो लगातार हमें भोजन की प्राप्ति भी होती है। किस तरीके से प्राकृतिक खेती अब लगातार आगे बढ़ रही है और ना सिर्फ किसानों के लिए बल्कि उपभोक्ताओं के लिए भी एक बेहतर विकल्प साबित हो सकती है, आइए जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। रसायनों की वजह से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति दिन ब दिन कमजोर होती जा रही है। पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है सो अलग। कृषि रसायनों के लिए दुनिया भर में चिंता जताई जा रही है और उपाय तलाशे जा रहे हैं। जैविक खेती इसी तलाश का नतीजा है, लेकिन समस्या ये है कि जैविक खेती भी पूरी तरह रसायन मुक्त नहीं है।
अगर आपको एकदम शुद्ध फसलें उगानी है तो प्राकृतिक खेती अपनानी होगी। प्राकृतिक खेती देसी गाय पर आधारित कृषि पद्धति है जो मुख्य रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य पर जोर देती है। मिट्टी जितनी स्वस्थ होगी, फसल भी उतनी ही बेहतर होगी। दरअसल मिट्टी में पौधों के विकास के लिए 16 तरह के पोषक तत्व होते हैं। देसी गाय के गोबर में सभी तत्व मौजूद हैं और कमाल की बात ये है कि अकेली गाय 30 एकड़ जमीन पर खेती के लिए काफी है। देसी गाय के गोबर और मूत्र की गंध केचुओं की संख्या बढ़ाने में भी मददगार है। हम सभी जानते हैं कि केचुए किसानों के मित्र माने जाते हैं। आपको बता दें कि प्राकृतिक खेती के लिए गहरी जुताई की जरूरत नहीं होती। इसमें सिंचाई पौधों से कुछ दूरी पर की जाती है, जिसमें सिर्फ 10% ही पानी लगता है। दूर से पानी देने के कारण जड़ों की लंबाई बढ़ती है, जिससे तनों की मोटाई और पौधों की लंबाई में भी इजाफा होता है। प्राकृतिक खेती में पौधों की दिशा उत्तर दक्षिण होती है। ऐसा करने से पौधों को सूरज की ऊर्जा और रोशनी ज्यादा समय तक मिल जाती है। इससे पौधे अपने शरीर का निर्माण कर लेते हैं, जिससे न सिर्फ कीट लगने की आशंका कम हो जाती है, बल्कि पौधों में पोषक तत्व भी संतुलित मात्रा में इकट्ठे हो जाते हैं। प्राकृतिक खेती में मुख्य फसल के साथ सहयोगी फसलों को भी उगा सकते हैं। इसी तरह की खेती में देसी बीजों की काफी अहम भूमिका होती है। देसी बीज पोषक तत्व कम लेते हैं और पैदावार ज्यादा देते हैं। दूसरी ओर जलवायु परिवर्तन का असर खेती पर भी पड़ रहा है। प्राकृतिक खेती से उपजी फसलें मौसम की विषमताओं को काफी हद तक सहन कर लेती हैं, जिससे किसान आर्थिक नुकसान से बच रहे हैं। खेती के लिए खाद और कीटनाशक की जरूरत होती है। प्राकृतिक खेती में ये दोनों चीजें प्राकृतिक तरीके से ही बनाई जाती हैं, वो भी घर पर मौजूद सामग्री से। इसमें 2 तरह की खाद होती है, जीवामृत और घन जीवामृत। खाद 2 तरह से बन सकती है। मिट्टी की भौतिक दशा को सुधार देगा। इस तरह कीटनाशक भी गोबर, गौमूत्र, पौधों के पत्ते, तंबाकू, लहसुन और लाल मिर्च से बनाए जाते हैं। प्राकृतिक खेती में पोषण और कीट नियंत्रण के लिए बाजार से कुछ भी अतिरिक्त सामान नहीं खरीदना होता, इसलिए इसे जीरो बजट फार्मिंग यानी शून्य बजट खेती भी कहा जाता है। दक्षिण भारत में ये खेती लोकप्रिय हो रही है और खास तौर से कर्नाटक में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से खेती को प्रोत्साहित कर रहे हैं, उनकी सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना में ही भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति के नाम से एक उप योजना तैयार की है। इसके अंतर्गत किसान को 3 साल के लिए प्रति हेक्टेयर 12,200 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। पद्मश्री सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती के जनक हैं। वैसे बिना रसायनों वाली खेती भारत के लिए कोई नया विचार नहीं है। हमारे किसान हजारों साल से इसी तरह की खेती करते आ रहे हैं। वेदों और उपनिषदों में भी इस संबंध में श्लोक मिल जाते हैं। रसायनों का उपयोग हरित क्रांति के दौरान शुरू हुआ। अब चूंकि पूरी दुनिया इनके दुष्परिणामों को जान चुकी है, ऐसे में भारत प्राकृतिक खेती के रूप में दुनिया को नई राह दिखा रहा है। तो जाना आपने किस तरीके से लगातार कृषि क्षेत्र में बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं और यही देश को आगे बढ़ा रहे हैं आत्मनिर्भरता की तरफ। आपको बता दें, अब ये सारी जानकारी आप ले सकते हैं डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है, इसे आप स्कैन करें। उसके बाद आप पहुंचेंगे यूट्यूब चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी ले सकेंगे। इसके साथ ही अगर आप अपना कोई सवाल या सुझाव हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है krishidarshan@gmail.com। इसके साथ ही पत्र व्यवहार के माध्यम से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा संख्या 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें इंतजार रहेगा आपके सवाल और सुझावों का भी। कृषि संबंधित नवीनतम जानकारी लेकर फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
माना कुशल किसान। कृषि जगत की नई उड़ान, नवीनताएं, सूचनाएं, जानकारियां और विज्ञान, देश विदेश का ज्ञान समेत लेकर आए कृषि अपडेट। हर बुधवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए। कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा जानने के लिए देखिए हर शनिवार शाम 5:30 बजे सरकार आपके साथ, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। गांव बनेंगे हाईटेक, ड्रोन से होगा खेती का विकास। युवा होंगे आत्मनिर्भर, स्टार्टअप से मिलेगा स्वरोजगार। जाने प्राकृतिक खेती से लेकर कृषि शिक्षा के विस्तार तक। वित्त मंत्री के पिटारे से निकली कौन कौन सी सौगात। देखिए दूरदर्शन किसान पर विचार विमर्श, बजट 2022-23, कृषि और किसान, 11 फरवरी शुक्रवार रात 10 बजे। 350 ईसा पूर्व भारत, एक सोने की चिड़िया जो कभी किसी पिंजरे में नहीं आई। इस चिड़िया का शिकार मैं करूंगा। जो दुनिया जीत के आया था, उसे खाली हाथ लौटाया था। ऐसा कोई पिंजरा नहीं बना जो भारत को कैद कर सके। पोरस सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। तुम्हारे माखन चोर ने और उसकी टोली ने सारा आतंक मनाकर रखा है। भैया तुम्हें मुझसे अधिक कॉपियों पर विश्वास है। माखन की मटकी में ज्ञान का सागर। देखिए बाल कृष्ण सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर।